This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ आज चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और अब हेडलाइंस के साथ है गौरा धवनलाल। Thank you, Sonu, and AKB once again. Welcome to the program. A quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end with gains for third straight session. Sensex adds nearly 600 points. Nifty settles at 25,876. Most Asian stock markets close in positive territory. And India's retail inflation declines to 0.25% in October this year. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगातार तीसरे सत्र बढ़त में रहे। सेंसेक्स में आई लगभग 600 अंकों की तेजी। निफ्टी 25,876 पर हुआ बंद। अधिकांश एशियाई शेयर बाजार सकारात्मक रुख पर हुए बंद और भारत की खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष अक्टूबर में कम होकर 0.25% पर आ गई। Well, before we begin, listeners, we'd like to share that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और अब शुरुआत में चलते हैं शेयर बाजार की ओर। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआत में बढ़त के साथ खुले और दिन भर तेजी का रुख बना रहा। लगातार तीसरे सत्र बाजार सूचकांक बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 0.71% की तेजी से 595 अंकों का उछाल दर्ज करते हुए 84,467 पर बंद हुआ। निफ्टी 0.7% की वृद्धि से 181 अंकों की बढ़त दर्ज करता हुआ 25,876 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बंबई शेयर बाजार में यहां भी रुख सकारात्मक था। मिड कैप सूचकांक 0.4% से अधिक बढ़ गया और स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, started the session with gains and extended the momentum throughout the day. Indices ended higher for the third consecutive session. The Sensex surged 595 points or 0.71% to close at 84,467, while the Nifty advanced 181 points or 0.7% to settle at 25,876. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed in positive territory. The mid-cap index gained over 0.4%, while the small-cap index climbed around 0.8%. सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 22 के शेयर तेजी में रहे। सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों में एशियन पेंट्स के शेयर में लगभग 4.5% का उछाल आया। टेक महिंद्रा के शेयर में 3.3% बढ़त दर्ज हुई और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर 2.7% से अधिक बढ़कर बंद हुआ। सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों में टाटा स्टील और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड दोनों के शेयर 1.3% के नुकसान में रहे। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड का शेयर लगभग 0.8% के नुकसान में रहा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर में 0.6% से अधिक गिरावट दर्ज हुई। Across sectoral indices at the BSE, 18 out of 21 sectors ended in positive territory. Among the leading gainers, focused IT as well as IT both rose around 2%.
Consumer durables advanced nearly 1.9% and tech increased around 1.8%. In contrast, among the decliners, realty fell 0.5% and utilities as well as metal both dipped marginally. The overall market breadth at the PSE was positive as shares of 2,509 companies advanced, 1,701 declined and 163 remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 7 पैसे कमजोर हुआ और 88.63 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 99.61 पर चल रहा था। मिस्टर भट्टाचार्य, लगातार तीसरा दिन है जब बाजार में हमने तेजी देखी और खासी तेजी, सेंसेक्स में 600 अंकों का उछाल आया है। क्या लगता है आपको, क्या फैक्टर्स हैं जो बाजार को इतना बल दे रहे हैं? जो खबरें आ रही हैं उसमें एक स्टेबिलिटी का साइन आ रहा है। पहला स्टेबिलिटी तो ये है कि जो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड टॉक्स चल रहा था वो लग रहा है कि वो अंतिम दशा में पहुंच गई है वो, और ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि शायद बहुत ही जल्दी एक फेयर डील आ जाए जिसमें कि टैरिफ्स काफ़ी घट जाएंगी। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि जो रशिया की जो ऑयल इंडिया ने खरीदना बंद कर दिया उसके हिसाब से उनका फेयर टैरिफ एक नया एग्रीमेंट आएगा। भारत सरकार से भी ये संदेश आ रहा है कि बहुत ही जल्दी ये एग्रीमेंट साइन होगा। मैं समझता हूँ कि अगर एग्रीमेंट साइन होगा, ये जो फैक्टर जो है अभी प्राइस इन नहीं हुआ है और वो प्राइस इन हो रहा है आजकल, पिछले दो दिनों में ये प्राइस इन हो रहा है। और इसके लॉन्ग टर्म देखेंगे तो जो अभी भी जो FII जो मनी जो है वो भी अभी भी उन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नया जो एक रिवाइवल जो स्टॉक मार्केट ने आपने जिसने की जिक्र की 3 दिन की, ये शॉर्ट टर्म रिवाइवल नहीं है। अगर आप अदर जो IT सेक्टर के लिए जो वो H1B वीसा के लिए जो ट्रंप साहब ने जो एक ऐलान किया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कंजम्पशन में जो GST का जो रेट रैशनलाइजेशन हुआ है उसका जो कंजम्पशन बूस्ट हुआ है, तो अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे तो IT स्टॉक्स और कंजम्पशन स्टॉक्स जैसे एशियन पेंट्स की आपने जिक्र की उसमें काफ़ी बड़ा बढ़ोतरी मिली है। और फाइनली जो एक इन्फ्लेशन का जो ट्रैजेक्टरी जो है वो नीचे अभी भी जा रहा है, फूड इन्फ्लेशन से ड्रिवन होकर। तो मैं समझता हूँ कि सारे जो डेवलपमेंट्स जो दिख रहे हैं वो पिछले 6 महीने के जो एक इंस्टेबिलिटी की तरफ थी, डिस्ट्रप्टिव इंस्टेबिलिटी, उससे हम हटकर शायद एक मोर स्टेबल दिशा की ओर जा रहे हैं। उसी का स्टॉक मार्केट में हालांकि सारे जो रिस्क जो हैं अभी भी न्यूट्रलाइज नहीं हुए हैं, पर पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। Right. So, Mr. Bhattacharya, it's interesting you say that the risks have all not been neutralized and the market is still factoring in the so-called good news or the relief that is coming its way. Wanting to understand from you that, the market and many, I think, industries have been hit quite badly earlier. There's been a lot of posturing by the US and by Mr. Trump and a lot of movement backwards, and there's a to and fro. So do you think that somewhere there is a little, it's like an inoculation for the market to say, it's okay, steady. We know the trend is that they are going to get relief, but let's not be reactive because the market otherwise reacts very fast and very, very this thing to even a whiff of news. But now I think they're a little more, cautious. You are absolutely right. They're more cautious because, as I said, that the market is also conscious of some of the risks which are not out in the open, but they're quite implicit in the way the markets are evolving. Now, the AI risk is very much there, and I think if you look at the global markets, they are completely fueled by the AI investments. The bulk of the investments have taken place in the AI sector, and that is what is actually fueling the market's growth there. And I would say that there is some sort of a positive impact on the AI and IT-led companies who are going to benefit from this. So to what extent the AI boom does not turn into Y2K kind of a disappointment,
is something that is to be weighed. That's a risk. And the second risk to my mind is the government's own finances. On the revenue side, there are some question marks in terms of how well the revenues will perform in the remaining 6 months. The first 6 months, the revenues did not do very well. So if the revenues don't do too well, so the government may find that meeting the fiscal deficit target of 4.4% may be a challenge without compromising on capex program. So therefore, the market is also looking at those signals. But on the whole, I would say the environment has positive. The fact that the Nifty has stayed above 25,800, 25,800 is seen to be a resistance level. So therefore, that from a technical point of view also, this seems to be a positive development that has taken place today in the market. Right. और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? कितने एज पर एक्सपेक्टेशंस हैं या अच्छे हैं रिजल्ट्स? टाटा स्टील का रिजल्ट आफ्टर मार्केट आवर्स आया है, 272% प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है. किस तरह का आप इम्पैक्ट देखते हैं रिजल्ट्स का बाजारों पर? देखिए, जो प्रॉफिट और जो सेल्स जो इसको डिफरेंशियल जो था वो फिर से आ गया है, इन द सेंस दैट जो प्रॉफिट ग्रोथ जो है ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है, हालांकि सेल्स में उतना ज़्यादा नहीं है. जो आपने टाटा स्टील की जिक्र की उसमें अदर इनकम में का काफ़ी योगदान रहा है. उसी तरह जो काफ़ी डिफरेंट कंपनीज जैसे हैं उनमें भी प्रॉफिट का ग्रोथ सेल्स से ज़्यादा हो रहा है. इसका मतलब कंपनियों की जो कॉस्ट कम हो रही है और उसके कारण, जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी के कारण है, वेजेस नहीं बढ़ रही हैं, तो उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इकोनॉमी में आ सकता है. पर इस वक्त मार्केट उसको इग्नोर कर रहा है क्योंकि जो इमीडिएट जो चैलेंजेस जो हैं उसमें दे आर फीलिंग बेटर. प्रॉफिट होती है तो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन अच्छी होती है, तो उसीलिए हो रहा है. पर जैसे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जैसे मैंने कहा, एआई का किस तरह से पैन आउट करेगा, किस तरह से सस्टेन डिमांड इकोनॉमी में रहेगी, वो भी एक सवाल आएगा. आपने भी बात करी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत स्टेबल रहे हैं, उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट लगातार बाजारों में आई है और बहुत बल दिया है ऐसे समय पर भी जब एफआईआईज की रुचि भारतीय बाजार में कम हो रही थी, नेट निकासी हो रही थी. अभी क्या सिचुएशन है? अभी आपको क्या लगता है कि हमारे बाजार की कितनी अट्रैक्टिवनेस है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स? मैं समझता हूँ कि जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो हुए हैं अभी तक, जैसे जीएसटी हुआ या दो तीन सेक्टर की जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, जो पेमेंट सिस्टम में जो रिफॉर्म्स आ रही है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लाए हैं, जैसे एमएनए को एक्वायर करने, एमएनए फाइनेंसिंग को रिलैक्स कर दिया गया है, जो फॉरेन मनी जो बैंकिंग सेक्टर में इतनी जोर से आ रही है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो एफआईआई इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बढ़ेगी. और अभी तक जो एफआईआई ने पूरी तरह से उन्होंने इंटरनलाइज नहीं किया है, तो दीज आर पॉजिटिव सिग्नल्स. तो मुझे लगता है कि एफआईआई अगले दिनों में ज़्यादा आ सकती है. हालांकि जो रेशियो जो है करीबन 1 to 1.5 है. अगर आप अगर $1 ट्रिलियन मान लेते हैं कि अगर एफआई का इन्वेस्टमेंट है, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इस वक्त मार्केट में $1.5 ट्रिलियन है. तो ये रेशियो चल रहा है. मुझे लगता है ये रेशियो चलेगा क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्साइटेड हैं स्टॉक मार्केट के लिए. आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 1.1% के उछाल पर बंद हुआ. हांगकांग के हैंगसेंग में 0.8% से अधिक बढ़त दर्ज हुई. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.6% बढ़ गया और जापान का निक्केई सूचकांक 0.4% से अधिक बढ़त में रहा. हालांकि चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में मामूली गिरावट दर्ज हुई.
यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ रुख मिला जुला था। दिन के कारोबार में ताज़ा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 1% से अधिक की बढ़त पर था। फ्रांस के कैक में 1% की तेजी थी। हालांकि लंदन का फुटसी लगभग 0.2% के नुकसान पर था। A look at the US markets. Wall Street closed on a mixed note yesterday as investors shifted funds away from technology shares into other sectors. The Dow Jones Industrial Average rose around 1.2%, hitting a record high, while the S&P 500 edged up 0.2%. In contrast, the tech-heavy Nasdaq Composite Index slipped over 0.2%, reflecting weakness in major technology and AI names. Mr. Bhattacharya, when we talk of decisions made in the U.S. administration, whether it's with the visas or whether it's about looking at how the American market is putting, or the American administration is putting tariffs on countries, including India, these markets are also their productivity, American companies, and is also affected. How do they respond? Because they don't definitely respond in tandem to the announcements. No, I mean, in the sense that the U.S. economy, the mechanics of the U.S. market are largely governed by what's happening in the U.S. And also to some extent in emerging economies. So what we are seeing right now in the U.S. market is some sort of both reprieve, a combination of reprieve as well as uncertainty. Reprieve because the longest ever shutdown of the US government is appearing to be getting over. And uncertainty is that the entire tariff regime has come under judicial scrutiny, and there are views, and there are even the US Supreme Court, even including some of the judges who were appointed by Mr. Trump, they are raising questions on the justifiability or the legitimacy of executive orders in the name of tariffs. So therefore, both this sense of reprieve and growing sense of uncertainty is impacting the US market right now. और क्या लगता है आपको, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भारत और यूएस की जो ट्रेड टॉक्स हैं वो लगता है कि काफ़ी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बाकी देशों के साथ भी जो यूएस की टॉक्स हैं वो चल रही हैं, तो इससे पूरे देश के पूरे जो विश्व के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को आपको लगता है स्टेबिलिटी मिलती है, जो हम मार्केट्स में रिफ्लेक्टेड भी देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इंडिया एंड यूएस का जो ट्रेड टॉक्स हो रहा है, उससे इंडिया यूएस को ट्रेड में काफ़ी उसमें एक हौसला बढ़ेगा उसका, जो काफ़ी हमारी जो अपैरल सेगमेंट जो है, और काफ़ी जो श्रिम्प जो सी फूड सेगमेंट है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट है, और ये काफ़ी जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स है, तो इनमें काफ़ी राहत मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए तो ये बहुत एक बड़ी बात होगी। एमएसएमई सेक्टर को राहत मिलेगी, एक्सपोर्ट्स में राहत मिलेगी। सो इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। पर जो ग्लोबल इकोनॉमी में मैं जो देख रहा हूँ कि अगर आप जापान देखेंगे या कोरिया देखेंगे, यूके देखेंगे, ईयू देखेंगे, उन्होंने सबने अपना एक रेजोल्यूशन टैरिफ के एग्रीमेंट के साथ यूएस के साथ कर लिया है। तो मैं इंडिया के साथ यूएस में जो भी होगा उसका इम्पैक्ट अदर मार्केट्स में, दूसरे मार्केट में ज़्यादा नहीं होगा जितना कि इंडिया एंड यूएस की जो रिलेशनशिप जो है उसमें ये एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसका इन दैट सेंस ये इसका इम्पैक्ट काफ़ी सीमित ही रहेगा इंडिया एंड यूएस के बीच में ही। So do you think that somewhere, keeping the upheaval of the last couple of years in mind, or 18 months, the individual markets across the world have developed their own coping mechanism? Maybe they become a little more self-contained or insular, or responding more to cues which are not probably linked across globally, and the fluctuations thereby, that's their methodology of controlling their market. To a great extent, you are right, because there is that decoupling happening. Just as there was an era when everything was interconnected,
that era is probably seeing early signs of some sort of an attack from all quarters. Right. That interconnectedness is no longer the buzzword. As you like to say, the multipolarity is definitely coming to step in. We move on to our next story. The country's retail inflation eased to 0.25% in October this year, down from 1.44% recorded in September. It is the lowest year-on-year inflation of the current CPI series, which began in 2015 and uses 2012 price levels as a reference point. A report. According to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, inflation in rural areas remained in negative at 0.25% and at 0.88% in urban regions. The food inflation rate, based on the All India Consumer Food Price Index, remained negative for the fifth consecutive month. It slipped further into deflation by 5% in October. Corresponding food inflation rate for rural areas also decelerated to 4.85%, while urban areas also witnessed deflation, standing at 5.18% during last month. According to the ministry, the decline in headline inflation and food inflation during the month of October is mainly attributed to reduction in GST, favorable base effect, and to drop in inflation of oils and fats, vegetables, fruits, egg, footwear, cereals and products, transport and communication. With Intikhab's report, Ayushi Singh for Market Mantra. So, Mr. Bhattacharya, once again, as you said, there is stability, a positive cue again? Oh, absolutely. I think this CPI number, retail inflation number, is what was expected also. If you look at the RBI's last Monetary Policy Committee report, they were talking about inflation remaining benign. So आपको लगता है दिसंबर में रेट कट की हम आशा कर सकते हैं आरबीआई द्वारा? रेट कट की आशा इसीलिए नहीं कर सकते हैं हम क्योंकि जो रेट कट जो अभी तक जो हुई हैं उस रेट कट से जो ट्रांसमिशन अभी भी पूरी तरह से नहीं हुई है. जी. अगर आप बॉन्ड यील्ड को मार्केट को देखते हैं या जो लिक्विडिटी की जो पोजीशन जो मार्केट में है उसको भी देखकर जो बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ी है. जब तक ना वो 100 जो 1% जब ना बढ़े तब तक मैं समझता हूं कि नेक्स्ट राउंड ऑफ रेट कट को आशा करना शायद ज़्यादा ही ऑप्टिमिज्म होगा. अभी भी जो पुराने जो रेट कट जो हैं उसके ट्रांसमिशन होने दीजिए. और दूसरी बात जो है ये है कि हालांकि सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन इस वक्त 0.25% है, सारे साल के लिए भी कम है, पर इन्फ्लेशन रेट का जो आरबीआई का अपना ही प्रोजेक्शन है वो जनवरी से आगे ऊपर चढ़ेगा. उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शायद उतनी एंथुजियाज्म न दिखाए नेक्स्ट रेट कट करने के लिए. लेते अगली खबर. वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के हितधारकों के साथ तीसरे बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की. ये बैठक आगामी केंद्रीय बजट के संबंध में आयोजित की गई थी. मंत्रालय ने बताया कि बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और एमएसएमई मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. क्या कहेंगे आप, ये जो प्री बजट मीटिंग्स हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है और जो आगामी बजट है आपको लगता है उसमें फिस्कल कंसोलिडेशन पर बल दिया जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो दो फीचर्स रहे हैं? देखिए ये जो मीटिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मीटिंग है. फाइनेंस मिनिस्टर के लिए ये फीडबैक सेशंस होती हैं जिससे कि किस तरह की आशाएं आ रही हैं डिफरेंट सेक्टर से. जैसे अभी तक इकोनॉमिक्स से बात की है, एग्रीकल्चर सेक्टर से बात की गई है, अब एमएसएमई सेक्टर से भी बात की गई आज के आपने जिसके जिक्र की. तो मुझे लगता है कि जो सरकार के सामने जो चैलेंजेस जो हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन का चैलेंज बहुत ही भारी चैलेंज है. क्योंकि जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू में थोड़ी बहुत नरमी आई है पर एक्सपेंडिचर को भी कंट्रोल किया गया है. अगर आप वित्त मंत्री की पुरानी रिकॉर्ड देखेंगे तो उन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन में काफ़ी जोर दिया है और मुझे लगता है कि वो फिस्कल कंसोलिडेशन में काफ़ी जोर देते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को किस तरह से सस्टेन किया जाए वही उनका एक मूल लक्ष्य रहेगा. In our next story, President Draupadi Murmu held bilateral talks with President Duma Boko of Botswana in Gaborone today.
The leaders held wide-ranging discussions and agreed to expand cooperation in trade and investment, agriculture, health, defense, mining, skilling and digital technology. President Murmu later also visited the diamond trading company Botswana. Trade in diamonds has traditionally dominated India-Botswana economic relations, with India being one of the most important destinations for diamonds exported from Botswana. The majority of the diamond cutting and polishing units in Botswana are owned by the Indian diaspora. However, both countries are trying to diversify their relationship beyond diamonds. Our correspondent covering this visit has more on this. Bilateral trade between India and Botswana is around $500 million. While India's imports from Botswana are almost double the exports, India sends a more diversified basket of goods to Botswana. Despite this, trade in diamonds has been dominating the trade relations. However, both the countries are trying to go beyond this sector. Botswana's Vision 2036 document has set a roadmap to become a high-income, knowledge-based economy. An important priority of President Duma Boko is to diversify the country's economy away from resource extraction. The current visit is especially important in this context. It enables India to understand Botswana's priorities and discuss how Indian business community partner with their Botswana counterpart in identified sectors. Emerging opportunities exist in healthcare, renewable energy, digital banking, insurance, agriculture, tourism, automobiles, tires, and entertainment industries. And India, in times to come, will look to maximize the potential in these sectors. Manish Shiva, Akashvani News, Botswana. अभी हम बात कर रहे थे कि बायलैटरल रिलेशंस फोकस में है प्रेजेंट टाइम्स में. इसी से जुड़ी हमारी अगली खबर. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद अल फलीह और उनके साथ आए शिष्टमंडल से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने और अन्य क्षेत्रों के साथ साथ ऊर्जा, विनिर्माण और स्टार्टअप में व्यापार और निवेश बढ़ाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया. श्री गोयल ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच आपसी विश्वास और साझी समृद्धि पर आधारित भागीदारी मजबूत हो रही है. और अब चलें कमोडिटीज की ओर. Absolutely. Global crude oil prices declined today as growing concerns over excess supply in the market pressured investor sentiment. Brent crude was trading over 0.8% down at $64.62 per barrel, and WTI crude was also trading more than 0.9% down at $60.49 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading over 0.4% up at 1,24,940 rupees per 10 grams, while silver was trading almost 1.5% up at 1,57,670 rupees per kilogram. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना 0.4% से अधिक की बढ़त के साथ 1,24,474 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 1.5% तेजी के साथ 1,57,000 रुपए प्रति किलो पर थी. सोने और चांदी जो प्रेशियस मेटल्स हैं उसमें खासी तेजी है पिछले दिनों में. अभी आपको क्या लगता है ये जो स्टेबिलिटी आ रही है ग्लोबल सिनेरियो में, उससे आपको लगता है कि ये प्राइसेस शायद नीचे जा सकती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जिस दौर से गुजर रहे हैं उस समय जो कमोडिटीज गोल्ड एंड सिल्वर तो काफी इंडस्ट्रियल इस्तेमाल होता है, पर गोल्ड का जो बहुत बड़ा डिमांड आ रहा है वो लोगों से नहीं आ रहा है, इंडिविजुअल से नहीं आ रहा है, वो विश्व के सारे सेंट्रल बैंक्स उनसे आ रहा है. सारे विश्व के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं और अपने रिसोर्सेस को, एसेट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं गोल्ड से. तो उसी डिमांड से आज आप देख रहे हैं इतनी तेजी जो गोल्ड में है वो उसी का एक प्रधान कारण है. डिमांड जो है गोल्ड का जो इंडिविजुअल यूज के लिए वो अभी भी वही उसी तरह भारत और इमर्जिंग इकोनॉमीज में थोड़ी बहुत सीमित है. तो मैं समझता हूं कि ये डिमांड ग्लोबल सेंट्रल बैंक से अभी सीमित नहीं हुआ है, ये और भी चलता रहेगा. और ये जो प्राइसेस जो हैं ये मार्केट के साथ उतनी ज्यादा लिंकेज जितनी रही है जितनी की डिमांड फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स के साथ ये लिंक्ड है. और समय अब समाप्त हो रहा है तो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा. मिस्टर भट्टाचार्य, आप आए, विभिन्न विषयों पर हमें बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार, धन्यवाद. Absolutely. Thank you, Mr. A.K. Bhattacharya. And now before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end with gains for third straight session. Sensex adds nearly 600 points. Nifty settles at 25,876. Most Asian stock markets close in positive territory. And India's retail inflation declines to 0.25% in October this year. And that's all for today. Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। मार्केट मंच